कल क्या पढ़े थे क्लास में? प्लांट में न्यूट्रिशन। प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़े थे ना। प्लांट जो होता है उसमें कैसा सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूनिसेलुलर। प्लांट में वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? जाइलम करता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। यही चाहिए ना। वाटर, एक्स्ट्रा वाटर प्लांट रिलीज करता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, वो आप लोग देख लिए। अब आइए, छोटा सा टॉपिक है, लिखेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा। लिखिएगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। यह यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव है। इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट, यह अनियमित, अनियमित मतलब इरेगुलर आकार का होता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ब्रैकेट में लिखिएगा, कूटपाद इसका प्रचलन अंग है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें प्राणी संपोषण ब्रैकेट में होलोजोइक निम्न चरणों में, चरण मतलब स्टेप्स, पूरा होता है। पहला, अंतःग्रहण या इंजेक्शन है, लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन। दूसरा लिखिएगा, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तीसरा, पाचन। या डाइजेशन। चौथा, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। पांचवा, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्विखंडन, बाइनरी फिजन द्वारा
करता है। लिख लिया? चलो हो गया। क्या? हाँ उल्टा हो गया, हमको लग रहा था। कर देते, चलो ये लिख लिए। आओ इसको समझ लेते हैं फटाफट। देखो अमीबा जो है, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो एक्वेटिक होता है, ठीक है। कैसा जीव है? पानी में रहने वाला एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जलीय जीव होता है। अब जो जलीय जीव होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक मेरीन वाटर में रहने वाले और एक फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो अमीबा कैसे पानी में रहता है? फ्रेश वाटर में। कैसे जगह रहेगा? फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर भी दो तरीके का होता है, एक बहता हुआ और एक रुका हुआ। तो बहते हुए में नहीं रहता, ये रुके हुए पानी में रहता है, मतलब तालाब में, कुआं में, इन सब जगहों पर रहता है। रुके हुए पानी में रहता है और फ्रेश वाटर में रहता है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक होता है। इसका मतलब क्या? इसके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है इसमें। 5 किंगडम है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई, प्लांट और एनिमल। अब ये पांचों किंगडम व्हिटेकर का दिया हुआ था नहीं, सब अलग अलग लोग दिए थे। जैसे 2 किंगडम शुरू में था, प्लांट और एनिमल, तो इसको दिए थे कैरोलस लिनियस। कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर इनके बाद आया एक वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकल आए तो उन्होंने कौन सा किंगडम दिया? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है किसको? अमीबा को। साथ ही साथ इस प्रोटिस्टा किंगडम को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया है डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का जो 5 किंगडम है उसका डस्टबिन किसे कहा जाता है? प्रोटिस्टा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब सोचो तुम्हें कि जो जीव यूनिसेलुलर हो उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब यूनिसेलुलर है तो न्यूक्लियस रख के क्या करेगा? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है तो प्रोकैरियोटिक होता है ना, और ये यूनिसेलुलर होने के बाद यूकैरियोटिक है, यानी न्यूक्लियस है। यानी जो ऑर्गेनिज्म किसी किंगडम में फिट नहीं बैठता है उसे कहाँ रखा जाता है? प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है डस्टबिन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के 5 जगत का कूड़ादान। किसे कहते हैं? प्रोटिस्टा को। आगे लिखा हुआ है इसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर, किसी भी आकार का ये हो सकता है। लोकोमोटरी ऑर्गेन इसका क्या है? स्यूडोपोडिया। जैसे किसी भी आकार का ये हो सकता है। ये हो गया कि आपका अमीबा, ठीक है। अब इसका ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसी को इसका प्रचलन अंग लोकोमोटरी ऑर्गन कहा जाता है, या फिर स्यूडोपोडिया कह सकते हैं। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। और पोडिया मतलब क्या हो जाएगा? पैर, मतलब काल्पनिक पैर, ये ओरिजिनल है नहीं। जब चाहे स्यूडोपोडिया को ये बना सकता है और बिगाड़ सकता है। इसीलिए इसका आकार लगातार क्या होता है? बदलते रहता है, चेंज करते रहता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। स्यूडोपोडिया को बना लेने और बिगाड़ लेने के कारण इसका आकार परिवर्तनशील है, ठीक है। 3 लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम तुम्हें याद रखना चाहिए। एक तो स्यूडोपोडिया हो गया, एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सिलिया। क्या होता है? सिलिया।
तो सीलिया जो लोकोमोटरी ऑर्गन है ये किसका होता है? पैरामीशियम का। किसका होता है? पैरामीशियम का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होता है? सीलिया। ठीक है, छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है। और एक दूसरा और लोकोमोटरी ऑर्गन याद रखना है आपको, फ्लैजिला। क्या याद रखना है? फ्लैजिला। फ्लैजिला किसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है? बैक्टीरिया का। ये तीन नाम याद रखोगे। स्यूडोपोडिया किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है? अमीबा। सिलिया किसका है? पैरामीशियम का। और फ्लैजिला किसका है? बैक्टीरिया का। ठीक है, तो इसका ये जो बाहर वाला भाग है इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया, इसी से ये लोकोमोशन करता है, चलता फिरता है। अब इसे अगर दिख रहा है कि यहाँ पर इसका भोजन रखा हुआ है, फूड रखा हुआ है, तो स्यूडोपोडिया की सहायता से भोजन के नजदीक आएगा। ठीक है, स्यूडोपोडिया से मान लो भोजन के नजदीक आया, और इतना दूर के स्यूडोपोडिया को क्या करेगा? तोड़ देगा। अब इतना दूर का स्यूडोपोडिया तोड़ा और भोजन को क्या कर लिया? अपने सेल के भीतर ले लिया, तो उसका शेप बदल गया ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इंजेशन। सेल के भीतर भोजन को घेर के लेना क्या कहलाएगा? इंजेशन, अंतःग्रहण। भोजन जैसे ही इसके सेल के अंदर जाएगा तो एक टेम्पोररी इसके सेल में बनेगा क्या? फूड वैक्यूल। परमानेंट ही नहीं रहता है, टेम्पोररी बनता है। क्या कहते हैं इसको? फूड वैक्यूल। हिंदी में कहेंगे इसे भोजन रसधानी। ठीक है, एक भोजन रसधानी का निर्माण होगा, और ये भोजन कहाँ चला जाएगा? इस फूड वैक्यूल के भीतर। ठीक है, यहां पर इस भोजन का क्या होगा? डाइजेशन का प्रक्रिया जो होता है वो होता है। और फिर जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेस्टेड फूड से ये एनर्जी को क्या करेगा? तैयार करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में तैयार करेगा? एटीपी के फॉर्म में तैयार करेगा। तो पचे हुए भोजन से ऊर्जा निकालने की विधि क्या कहलाती है? एसिमिलेशन। क्या कहलाएगी? एसिमिलेशन। और फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट को वो क्या करेगा? अपने सेल में कहीं किनारे पर जमा करेगा, और फिर से इतना दूर के स्यूडोपोडिया को क्या किया? तोड़ दिया, और ये एक्सक्रीटरी वेस्ट इसके बॉडी के सेल से बाहर निकल गया, तो फिर आकार बदल गया। इसको क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब अमीबा है, मान लो ये एक मैच्योर सेल हो गया, अब इसको रिप्रोडक्शन करना है। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है? अलैंगिक जनन, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा सिंगल पेरेंट कैन बी रिप्रोड्यूस देयर फीटस। एक जीव अपने संतान को जन्म दे सकता है। और सेक्सुअल में क्या चाहिए? टू पेरेंट विथ ऑपोजिट सेक्स। क्या? दो पेरेंट की आवश्यकता है, मेल एंड फीमेल, तो सेक्सुअल होगा। यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी विधि से होता है? दो तरीके का ए सेक्सुअल होता है। एक हो जाएगा आपका बाइनरी फिजन, ठीक है, और एक क्या होता है? मल्टीपल फिजन। तो इसमें फिजन के माध्यम से ही होता है, लेकिन कौन सा फिजन होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का क्या मतलब है? इसका न्यूक्लियस जो है वो दो भागों में टूट जाए, इसको कहेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये करेगा क्या? इस स्यूडोपोडिया से इस न्यूक्लियस को दबाना शुरू कर देगा, कॉम्प्रेस करेगा, और दो तीन स्टेप में जाने के बाद एक अमीबा टू डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहेंगे बाइनरी फिजन। समझ में आया? बाइनरी फिजन में एक न्यूक्लियस जो है वो टूट करके दो डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाता है। समझ में आया? और पेरेंट सेल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये भी याद रखना है, पेरेंट सेल जो है इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और एक सेल टूट करके दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। और दूसरा एक मल्टीपल फिजन से एक बार सीजीएल एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि यदि आपके पास एक कप बैक्टीरिया है, ठीक है, तो 5 मिनट बाद आपके पास कितना कप बैक्टीरिया होगा? आपके पास एक कप बैक्टीरिया है, तो 5 मिनट बाद आपके पास कितना कप बैक्टीरिया हो जाएगा? यदि इसके रिप्रोडक्शन का टाइम 1 मिनट है, तो बैक्टीरिया में कौन सा फिजन होता है? मल्टीपल फिजन। हर मिनट अपनी संख्या को कितना करेगा? दोगुना करते जाएगा। तो 1 मिनट बाद कितना कप हो जाएगा? 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 8, 4 मिनट बाद, 16, 5 मिनट बाद 32। ठीक है, अमीबा बैक्टीरिया हो गया आपका। और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे मलेरिया होता है किससे? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम में भी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? मल्टीपल फिजन होता है। समझ गया? ये सब ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल हो गया। और अमीबा में कौन सा फिजन होगा? बाइनरी फिजन होगा। कितना ही ना लिखा हुआ है, सब पॉइंट हो गया। इसमें ये कर लेना, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डाइजेशन के बाद कर लेना। एरो देके यहीं पर कर लो ना, यहाँ पर कर लो, क्या 3 करोगे ना? 3 कर लो, और यहाँ पे 2 कर लो, बस हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए।
अब इसी के साथ एक इसी का है, कहो चचेरा भाई वही होगा कौन, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में बस 2-3 पॉइंट ही याद रखना है। पैरामीशियम में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पैरामीशियम भी कैसा होता है? यूनी सेलुलर होता है। और कैसा होगा? यूकैरियोटिक। पैरामीशियम जो है वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन है सिलिया। इसका हैबिटाट है मेरीन वाटर, समुद्री जल। ठीक है। इसका शेप है स्लीपर शेप। चपलाकार होता है, ये स्लीपर शेप का होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया, हैबिटाट मेरीन वाटर। और शेप कैसा हो जाएगा? स्लीपर शेप, मतलब चप्पल के आकार का दिखाई देता है। ठीक है। अब इसके शरीर पर ऐसा छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या कहते हैं? सिलिया। यहाँ पाया जाएगा इसका क्या? माउथ कैविटी। न्यूक्लियस है। एक एनल कैविटी भी होगा एक्सक्रीशन के लिए, इसको कहेंगे एनल कैविटी। ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देता है? पैरामीशियम स्लीपर शेप, चप्पलाकार, चप्पल के आकार का दिखाई देता है। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक। इसे भी कहाँ रखेंगे? प्रोटिस्टा में। कहाँ रखेंगे? प्रोटिस्टा किंगडम में इसे भी रखा गया है। कर लीजिए हिंदी। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। दूसरा लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब प्रचलन अंग, सिलिया। हाँ, प्रचलन अंग, प्रचलन अंग सिलिया। और हैबिटाट का मतलब होता है परिवेश या वास स्थान, वास स्थान, समुद्री जल। और आकार में लिख लीजिएगा चप्पलाकार, आकार में हो जाएगा चप्पलाकार, स्लीपर शेप। लिख लिए? हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। हो गया। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, मानव में, लिख दें या लिखोगे? बोल के लिखवाएं? लिखे? हाँ, तो इंग्लिश वाला ट्रांसलेट फिर कैसे करेगा? बोल के लिखवाएंगे तो। इंग्लिश वाला सब ट्रांसलेट करके लिख रहे हो ना? लिख लो, मानव में पूर्ण विकसित, मतलब वेल डेवलप्ड, पूर्ण विकसित आहार नाल यानी एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल होता है, जिसे पाचन तंत्र, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, या ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल विच इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर और 30 फीट होती है। ठीक है, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई अगर मीटर में पूछे तो 9 मीटर और फीट में पूछे तो 30 फीट। अगला पॉइंट लिखिएगा, आहार नाल के निम्न भाग हैं, पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर। आहार नाल के
निम्न भाग हैं। पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर, आहार नाल के निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा, पहला मुख गुहा, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। दूसरा लिखिएगा ग्रसनी, फेरिंग्स। तीसरा लिखिएगा ग्रास नली, ईसोफेगस। चौथा लिखिएगा अमाशय, स्टमक। पांचवा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। छठा बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। हो गया। आठवां लिखिएगा, हाँ सातवां, हाँ सातवां लिख लीजिएगा पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें पहला लिखिएगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा लिखिएगा जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा अग्नाशय, पैनक्रियाज। चौथा लिखिएगा यकृत, लीवर। और पांचवा आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हाँ आंत्र। हो गया। तो ह्यूमन में क्या है, एक डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है जो शुरू होता है कहाँ से, बक्कल कैविटी से, और खत्म कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के। ठीक है, तो बक्कल कैविटी से और लार्ज इंटेस्टाइन सब एक के में जुड़ा हुआ है, समझ गए। अगर ग्रसनी को यहाँ से निकाल ले और एक तरफ से बड़ी आंत को, तो यहाँ से वहां तक अगर लंबड़ा दे पकड़ के, दो कांटी में ठोक दे, तो लंबाई कितना होगा, 9 मीटर या 30 फीट, समझ गए। तो इसकी लंबाई होती है। वयस्क व्यक्ति में इतने सारे पार्ट मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, मुख गुहा है, ग्रास नली, ग्रसनी, अमाशय, छोटी और बड़ी आंत। इधर जो लिखा हुआ है पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो जो वर्ड आया है यहाँ पर ग्लैंड, तो ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं, तो मुख्य रूप से दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ग्लैंड होता है उसको कहते हैं इंडोक्राइन, और एक होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन, ये ना कहते हैं। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो तरीके का होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो बताओ इसमें जो ग्लैंड नाम लिखा हुआ है, सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सब इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? इंडो की एक्सो? अच्छा मिक्स एक ही को ना, पेनक्रियाज उसको छोड़ के बोलो। हाँ इंडो, सबका सब क्या है, एक्सोक्राइन है। सारे ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन है, इंडोक्राइन एक भी नहीं है। देखो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है ना, नॉर्मल याद कर लो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये क्या सेक्रीट करता है, इंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाएगा, इंजाइम बनाएगा।
और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या बनाएगा, हार्मोन। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड का काम है क्या बनाना, हार्मोन्स बनाना। और एक्सोक्राइन का क्या काम है, एंजाइम बनाना। तो पाचन में हार्मोन का कोई काम है, डाइजेशन में हार्मोन का क्या काम है, किसका काम है, एंजाइम्स का काम है। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स किस में आ जाएंगे, एक्सोक्राइन में आ जाएंगे। एक है पैनक्रियाज जिसमें जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, दोनों रोल प्ले करता है। चलिए हो गया। पहला हेडिंग बनाइएगा इसमें, मुख गुहा, बक्कल कैविटी। पहला हेडिंग बना लीजिएगा, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं इसको, मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। डैश देकर के लिखिएगा। इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं, इसके निम्न भाग हैं। पहला, पहला लिखिएगा टीथ, इसके निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा टीथ, टीथ। डैश देकर के लिखिएगा, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम फॉस्फेट। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेंटाइन, DENTINE, डेंटाइन, डेंटाइन। ठीक है। तो पूछा जाए दांत किस चीज का बना हुआ है, तो क्या कहोगे, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। और यदि विकल्प में कैल्शियम फॉस्फेट नहीं है तो क्या लिखा हुआ होगा, डेंटाइन लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। तो दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट या डेंटाइन से हुआ है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके ऊपरी भाग पर इनामेल पाया जाता है। ऑन द अपर वॉल ऑफ टीथ इनामेल प्रेजेंट। इसके ऊपरी भाग पर इनामेल, इनामेल पाया जाता है। ऑन द अपर वॉल ऑफ टीथ इनामेल प्रेजेंट। इनामेल, ENAMEL, इनामेल पाया जाता है। हो गया। इनामेल के ब्रैकेट में लिख लेना, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग। अगला पॉइंट लिखिएगा, दांत के आधार पर मनुष्य को, ऑन द बेसिस ऑफ टीथ ह्यूमंस आर, दांत के आधार पर मनुष्य को, ऑन द बेसिस ऑफ टीथ ह्यूमंस आर, दांत के आधार पर मनुष्य को। पहला लिखिएगा डिफोडोंट, डिफो, डिफोडोंट। इस हिंदी में ही, इंग्लिश में ही लिखो, हिंदी में यूज होता नहीं है, द्विदंती ऐसे इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन बोलचाल में अंग्रेजी ही यूज होता है। डिफोडोंट। दूसरा लिख लीजिएगा हीकोडोंट, और तीसरा लिख लीजिएगा हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। दांत के आधार पर मनुष्य को डिफोडोंट, हीकोडोंट, हेट्रोडोंट कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, इफ द pH of mouth falls below than 5.5, if the pH of mouth falls below than 5.5, मुख का pH 5.5 से कम होने पर, मुख का pH 5.5 से कम होने पर, मुख का pH 5.5 से कम होने पर दंत अस्थि क्षरण, दंत अस्थि क्षरण शुरू हो जाता है, दंत अस्थि क्षरण शुरू हो जाता है। If the pH of mouth falls below than 5.5, tooth decay starts, tooth decay starts। हो गया, टूथ डिके स्टार्ट्स। ठीक है। तो एक हो गया आपका पॉइंट, 5.5 pH होना चाहिए आपके, किसका, इससे ज्यादा होना चाहिए pH कितना, मुख का pH इससे अधिक होना चाहिए, इससे कम कभी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, दांतों की संख्या गिनने के लिए
टू काउंट द नंबर्स ऑफ टीथ, दांतों की संख्या गिनने के लिए, टू काउंट द नंबर्स ऑफ टीथ वी यूज डेंटल फॉर्मूला, दांतों की संख्या गिनने के लिए दंत सूत्र का प्रयोग होता है, दंत सूत्र का प्रयोग होता है, दांतों की संख्या गिनने के लिए दंत सूत्र का प्रयोग होता है। तो देखो पहले, सबसे पहले हम लोगों में कौन सा टीथ आता है? मिल्क टीथ आता है। मिल्क टीथ की कुल संख्या कितनी होती है? 20। और मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला है वह है 2102 बाई 2102 इंटू 2। और दांत के प्रकार हैं, पहला कौन सा है? इंसीजर, दूसरा क्या होता है? केनाइन, तीसरा हो जाएगा प्रीमोलर, और चौथा मोलर हो जाएगा। इंसीजर को कहते हैं, हिंदी नाम में होता है कृदंतक, केनाइन का होता है भेदक, प्रीमोलर का अग्र चवर्णक, मोलर का चवर्णक। अंग्रेजी ही याद कर लो, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो लगेगा कोई राक्षस का नाम ले रहा है। नहीं लग रहा है? कृदंतक, रदनक, चवर्णक इससे अच्छा है अंग्रेजी में याद कर लेना। दूसरा जो टीथ होता है वो जाता आता है, ये दांत खत्म होने के बाद आता है स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ की कुल संख्या होती है 32। और इसका डेंटल फॉर्मूला है 2123 बाई 2123 इंटू 2। सेम दांत वही हो जाएगा, पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। हो गया? अब देखो इसको, सबसे पहले दांत किसका बना है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट या डेंटाइन का। अब ये मान लो आपके ऊपरी जबड़े में लगा हुआ कोई टीथ है, ऊपरी जबड़े में लगा हुआ केनाइन टीथ है, ठीक है। अब ये पूरा का दांत किस चीज का बना हुआ है? डेंटाइन का। और इस डेंटाइन के ऊपर अगर देखोगे तो एक पतला सा आवरण है, हल्का सफेद और येलो मिक्स होता है, इसको क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। ये मानव शरीर का क्या है? सबसे कठोर भाग है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, कभी खराब होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लोग कर देता है तो खराब हो जाता है, ठीक है। ऐसे अपने से नहीं खराब होगा, जबरदस्ती खराब होता है। ये खराब हो गया तभी दांत खराब होगा, कैविटी वगैरह आएगा, दांत टूटेगा, दांतों में झंझनाहट होता है, कई बार ठंडा गर्म खाने पर सेंसिटिविटी होता है। तो कब होता है सेंसिटिविटी? जब दांतों में इनामेल नहीं रहेगा। अब इनामेल जैसे ही तुम्हारा खत्म हुआ तो अंदर में मामला जो है वो किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का है। और इसके अंदर में क्या है? ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज ठंडा गर्म खाओगे तो झंझनाएगा नहीं? झंझनाएगा। इसलिए किसको सुरक्षित रखना चाहिए? इनामेल को सुरक्षित रखना चाहिए। इनामेल जो है ये लैब में नहीं बनता है, ये प्राकृतिक रूप से मुख में मिला हुआ है। इसलिए ब्रश व्रश करना चाहिए ना तो बढ़िया वाला ब्रश से मुंह धोना चाहिए। ये नहीं कि पैसा बचाने के चक्कर में 20 रुपये वाला ब्रश खरीद लिया। अब 20 रुपये वाला ब्रश रहता है कि वो भैंस के पोंछ काट के बना दिया है इतना हार्ड रहता है। अब उससे लेकर खर खर एकदम दांत धो रहे हैं तो इनामेल क्या हो जाएगा? ऊपर का झड़ जाएगा। कई बार गाँव में जाने पर ना तो जो दूध का दांत होता है, जो मिल्क टीथ, उसमें इनामेल थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए दूध का दांत ज्यादा पीला दिखाई देता है। तो कुछ समझदार लोग कहते हैं कि बचवा मुंह नहीं धोता होगा इसीलिए इसका दांत पीला है, ठीक है। दूध के दांत में होता ही है इनामेल अधिक, ताकि बच्चों के दांत में दिक्कत ना आए। अब उसको लोग मुंह किस चीज से धुलवा देता है? तो शुद्ध देहात में जाओगे ना तो कुछ समझदार लोग कहते हैं बालू से मुंह धो लो। सुने हो आप लोग बालू से मुंह धोना? अब गंगा नदी के किनारे कुछ जिन लोगों का घर होगा ना, वो लोग को अनुभव होगा, वो रेत ले लेता है लोग, पतला वाला महीन वाला, और उंगली में लेकर के एकदम प्रेम से, और उंगली में लेके या फिर ब्रशे में लेकर के एकदम खूब बढ़िया से खर 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 कर देता है। अब इनामेल भाई कितना मजबूत है, लोहा के थोड़े बनल है। ठीक है शरीर का कठोरतम भाग है, लेकिन बालू से रगड़ोगे तो क्या होगा? टूटेगा ही टूटेगा। टूट गया। या फिर और भी लोग पहले गैस चूल्हा नहीं था तो राख से लोग मुंह धो लेते थे, ठीक है। जो चूल्हा से लकड़ी से जनता है ना,
लकड़ी गोईठा वाला, उसका राख बचता था, उससे लोग मुंह धोते थे, दांत साफ हो जाता था। घर में पहले बर्तन मांजने के लिए बीम बार थोड़े होता था, कैसे बर्तन मांजा जाता था, राख से बर्तन मांजा जाता था, वह राख लेकर के लोग उससे मुंह धो लेते थे। अब राख से मुंह धो रहे हैं तो इनामिल बचेगा? ठीक है, अब नहीं, सब सेंसोडाइन कोलगेट और फलना डिमका दुनिया भर का आ गया। पहले क्या था, खाली राख था, यही था। हाँ, फिर भी दांत टिकाऊ रहता था उन लोगों का। तो उस सब से क्या हो जाता है, दांत क्या हो जाता है, झड़ जाता है। और इनामेल अगर टूट गया तो दांत गया काम से, फिर जीवन भर ठंडा ना खा पाओगे ना गर्म खा पाओगे, दोनों हाल में नहीं रहेगा दांत। ठीक है, एक बार हम गए हुए थे एक डेंटिस्ट के यहाँ, दांत में कैविटी था तो भरवाने के लिए गए होते, तो दांत में कैविटी होता है तो पहले ज्यादा कैविटी हो गया तो एक पहले क्या बोलता है उसको, आरसीटी। आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब जो दांत खराब हुआ है ना, उसका नस उस निकाल करके सब सफाई करता है, और नस सफाई करके दांत में सिल्वर का जो होता है मटेरियल क्या क्या रहता है वो भरता है, भर के कैप वोप लगाता है। तो वो ट्रीटमेंट कर रहा था, तो मेरे बगल में वो पेशेंट आया बैठा था, वो कहीं लड़ उड़ के आया था बेचारे, कहीं टकरा गया था वो। तो टकराया था तो इसका ऊपर का एक दो दांत सामने का, नीचे का दो दांत फ्रंट का एकदम खुल गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडिया गेट खुला हुआ है। ठीक है, ऊपर का दुगो नीचे का दुगो, उसको परमानेंट टीथ लगवाना था। तो डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर बोला कि लग जाएगा। तो पूछा एक दांत में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो एक दांत का खर्चा बताया परमानेंट टीथ लगाने का 12,000 रुपया। ठीक है, एक परमानेंट टीथ का खर्च आया 12,000, 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 48,000 रुपया उसके 4 दांत में खर्च आया। तो बोला इतना में काम खत्म? बोला कि ये तो डेंटाइन का दाम हुआ, इसके बाद इस पर इनामेल लगाना पड़ेगा। तो कहा कि इनामेल का क्या लगेगा? तो बोला इनामेल प्राकृतिक ही बनता है, आर्टिफिशियल तो बनेगा नहीं। तो इनामेल की जगह बोला कि सोना का पानी चढ़ाना पड़ेगा। सोना का पानी, देखिएगा दांत जो भी लोग आर्टिफिशियल लगाता है ना वो पीला रंग का रहता है, कभी सफेद नहीं है। अब सोचो कितना खतरनाक लगेगा, मुंह खोलेगा दुगो ऊपर चमकेगा, दुगो नीचे वाला चमकेगा, एकदम गोल्ड टाइप का उसका चमक रहा था एकदम। तो हाँ, तुम जैसे बोले उस सेम बात वो भी बोला कि सर सोना के पानी के चांदी का चढ़ा दीजिए। जब सोना का चढ़ा रहा था ना तो एक दांत में खर्चा और 3,000 का बढ़ जा रहा था। सोना का पानी चढ़ा 3,000, मतलब एक दांत हो जा रहा था 15,000 का, यानी 4 दांत का हो गया 60,000 रुपया। तो कहा कि पानी का सर चढ़ा दीजिए, 200-300 रुपया बढ़ेगा। बोले चांदी का पानी चढ़ा देंगे तो जिंदा बचोगे नहीं, मर उड़ जाओगे। चांदी से क्यों मर जाएंगे? तो चांदी जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्या है, अब अंडा अंडा खाएगा तो अंडा में है अमोनिया। अब से अंडा खा लिया अगर किसी दिन तो अमोनिया से रिएक्ट करके खाते खाते मर जाएगा, खाते खाते उलट जाएगा। इसीलिए क्या चढ़ाया जाता है, सोना का पानी चढ़ाया जाता है। सोचो एक दांत कितना का, 15,000। हम कैलकुलेशन किए तुरंत कंप्यूटर मोबाइल निकाल करके, 15 × 32 कितना हो जाएगा, गुणा भाग करो तो है, 32 दांत है ना अपने पास, एक दांत कितने का है, 15,000 का है। तो लगभग 5 लाख के आसपास का, 4,80,000, 3,80,000, 4 लाख हो जाएगा। हाँ, 4,80,000 इतना का संपत्ति हम लोगों के मुंह में है। ठीक है, लखपति हैं हम लोग और इसलिए दांत के इनामिल को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ये खत्म तो मामला खत्म, जीवन भर पाकुर पाकुर करते रहना पड़ेगा। इनामेल जो है वो हो गया बाहरी भाग इसका, शरीर का सबसे कठोरतम भाग। दांत के आधार पर मनुष्य का कितना नाम है, 3। पहला नाम क्या है, डिफोडॉन्ट। डिफोडॉन्ट किससे कहा जाता है, पूरे जीवन भर में दांत कितना बार आता है, 2 बार। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, इसलिए हम लोग का एक नाम डिफोडॉन्ट है। ठीक है, थीकोडॉन्ट इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों के सारे दांत किससे जुड़े हुए हैं, जबड़ा से। तो जिन जंतुओं के सारे दांत जबड़े से जुड़े हुए हैं उन्हें थीकोडॉन्ट कहा जाता है। और हेट्रोडॉन्ट हम लोगों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों के मुंह में एक ही जैसा दांत नहीं है, अलग अलग प्रकार का है ना, इसलिए हम लोगों का एक और नाम क्या है, हेट्रोडॉन्ट। तो अलग अलग दांत है तो हेट्रोडॉन्ट, दांत जबड़ा से जुड़ा हुआ है थीकोडॉन्ट, दांत 2 बार आता है इसलिए डिफोडॉन्ट। अब दांत माउथ का पीएच कितना रहना चाहिए, हमेशा 5.5 से ऊपर। नॉर्मल हम लोगों के माउथ का पीएच रेंज होता है 6.5 से 6.8, और यही पीएच किसका होता है, हम लोगों के सलाइवा का। लार का पीएच कितना होता है, 6.5 से 6.8 के बीच में। तो ये हम लोग के माउथ का पीएच है। लेकिन किसी को अगर माउथ में इन्फेक्शन वगैरह है, चाहे कोई दिक्कत है, तो उसके माउथ का पीएच 5.5 से घटना शुरू हो जाता है, और घटेगा तो इनामेल डिकम्पोज होगा और दांत टूट जाएगा। ये प्रक्रिया कहलाती है टूथ इरोजन या फिर टूथ डिके या दंत अस्थि क्षरण। मिल्क टीथ की संख्या कितनी, 20।
ये जो लिखा हुआ है ये मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला है, समझ गए। बटा के ऊपर जो लिखा हुआ है ये ऊपरी जबड़े में दांत की संख्या है, इसके नीचे निचले जबड़ों में दांत की संख्या है, और 2 से गुणा कर दिया गया है। 2 से गुणा किस लिए किया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके बॉडी का जो सिमेट्री होता है वो 3 तरह का होता है। या तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा, इसको हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्व सममित, ठीक है। या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो रेडियल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल, इसको हिंदी में कहते हैं अरीय सममित। या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कैसा होगा, ए सिमेट्रिकल होगा, समझ में आया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, असममित, असममित, ठीक है। तो 3 तरह के जीव का सिमेट्री हो सकता है। रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं, इफ एनी प्लेन पासेस थ्रू आवर सेंट्रल एक्सिस आवर बॉडी इज डिवाइडेड इन 2 आइडेंटिकल हाल्फ। अगर ऐसे बीचों बीच काटा जाए इस तरीके से तो शरीर का लेफ्ट और राइट हिस्सा दोनों क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो अगर किसी जीव को वर्टिकली काटा जाए, ठीक है, तो उसका बॉडी कैसे 2 आइडेंटिकल हाल्फ में बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, बाइलेटरल। अगर किसी जीव को हॉरिजेंटली काटा जाए, ठीक है, हॉरिजेंटल काटा जाए और उसका बॉडी 2 बराबर भागों में बट जाए तो उसको क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें क्या हो जाएगा, स्नेल, घोंघा, ठीक है। और क्या है, एसिमेट्रिकल, कैसे भी काटोगे उसका शरीर बराबर भागों में नहीं बटेगा। अब जैसे अमीबा है, अमीबा को कैसे भी काटोगे बराबर भाग में बटेगा, पैरामीशियम बटेगा, तो सब किस में आ जाएगा, एसिमेट्रिकल में आ जाएगा। तो हम लोग किस में आएंगे, बाइलेटरल में आएंगे। तो जब बाइलेटरल में आएंगे तो हम लोगों के लिप्स के इधर जो दांत जिधर है वही दांत इधर उसी जगह पर है ना। इसलिए कितना से गुणा किया गया है, 2 से किया गया है, समझ में आया। अब आपसे पूछे कि इंसीजर का संख्या बताओ तो क्या कहोगे, 2 और 2 कितना हुआ, 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 इंसीजर। केनाइन पूछेंगे तो 1 1 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। प्री मोलर 0 हो जाएगा, मोलर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, टोटल 20, ठीक है। वैसे ही इसमें भी निकाल लीजिए, इंसीजर कितना होगा 8, केनाइन 4, प्री मोलर, मोलर 12, 32 दांत, समझ गए। लिख लो संख्या, संख्या लिखे हो ना, नंबर्स लिख लो, कौन दांत कितना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूध के दांत में ही प्रश्न आया हुआ है कि दूध के दांत में, मिल्क टीथ में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, प्रीमोलर, प्रीमोलर नहीं होता है। उसमें आता है लास्ट में एक और मोलर सबसे कोना में निकलता है, उसको कहते हैं विजडम टीथ, बुद्धि का दांत। जिसका है उसको बुद्धिमान माना जाता है। लास्ट में, हाँ, तो उसमें सबसे कोनवा में उस वही आता है, मोलरे का पार्ट है विजडम टीथ। छाप लिए हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा, जीभ, टंग। जीभ, जीभ, टंग, टंग माने टांग, टंग, उसमें लिखिएगा डैश दे करके। इसके ऊपरी भाग पर 20 से 25 हजार स्वाद कलियां होती हैं। इसके ऊपरी भाग पर 20 से 25 हजार स्वाद कलियां होती हैं। ऑन दी वाल ऑफ टंग, ऑन दी वाल ऑफ टंग 20 to 25,000, 20 to 25,000 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट। इसके ऊपरी भाग पर 20 से 25 हजार स्वाद कलियां होती हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां मीठा
कॉमा नमकीन एवं कड़वा, मीठा, नमकीन एवं कड़वा स्वाद का अनुभव कराती हैं, स्वाद का अनुभव कराती हैं। टेस्ट बर्ड हेल्प्स टू फील, टेस्ट बर्ड्स हेल्प्स टू फील स्वीट, सावर एंड बिटर टेस्ट, टेस्ट बर्ड्स हेल्प्स टू फील स्वीट, सावर एंड बिटर टेस्ट। हो गया, लिख लिए। हम लोगों का जो जीभ है, पहला काम तो इसका है मूवेबल ऑर्गेन है, ठीक है, चारों तरफ से दुश्मनों के बीच रहता है, नहीं किसी से दबता है, नहीं किसी से कटता है। वो कभी कभी हम लोग बुड़बकाही करते हैं तब ना कट जाता है, ठीक है। माने बोल रहे हो, माने बात कर रहे हो किसी और से, दिमाग कहीं और है, तब कटा जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला कर रहा है, ठीक है। अब मेडुला कहीं बिजी हो गया, हम लोगों का बोल रहे हैं। अब जैसे खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय सोच कुछ और रहे हैं, तो सरक जाता है कि नहीं सरक जाता है? और हम लोग क्या कहते हैं? नानी याद कर रही होंगी। नानी याद कर रही है कि तुम किसी को याद कर रहे हो? तो हम लोग याद करते हैं, नानी थोड़े याद करती है। तो मेडुला कहीं बिजी है, तो मेडुला माने एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ही करता है। समझ गए? तो जीभ जो है, इसका ऊपरी जो भाग है, उस पर 20 से 25 हजार टेस्ट बर्ड है। 3 ही प्रकार का टेस्ट हम लोग फील कर सकते हैं। कौन सा 3 प्रकार का टेस्ट? स्वीट, सावर और बिटर। इसके अलावा अगर कोई टेस्ट होता भी होगा ना, तो उसको फील करने का टेस्ट बर्ड हम लोगों के पास नहीं है। ये 3 प्रकार का ही टेस्ट। सावर में खट्टा और नमकीन दोनों आ जाएगा, ठीक है। एक बार बैच में पढ़ा रहे थे तो वो पूछ दिया कि सर चटपटाहट जो स्वाद होता है, चटपटा, उसको कैसे फील करते हैं? मन किया उसको मुर्गा टाइप के उल्टा लटकाएं पहले। उसको चटपटा स्वाद का अनुभव करना था। तो 3 ही स्वाद अनुभव करते हैं, स्वीट, सावर और बिटर। इससे जा करके देखना, बीपीएससी 67 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा था कि जीभ के किस भाग से कड़वाहट का पता चलता है। 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो जीभ है मान लो इस तरीके का, ठीक है। ये जीभ का क्या है? फ्रंटल पार्ट है, अग्रभाग है। ये क्या फील कराएगा आपको? स्वीट, मीठा का अनुभव कराएगा। जीभ का जो मिडिल पार्ट है यहाँ पर, ये किस चीज के लिए है? खट्टा के लिए, सावर के लिए। और जीभ का जो पोस्टेरियर पार्ट है, यह किस चीज के लिए? बीटर के लिए, कड़वा के लिए। और जीभ का जो मिडिल पार्ट है, यहाँ नो टेस्ट, इसको लिख लीजिए। लास्ट वाला भाग कड़वाहट, बीच वाला भाग सावर, और फ्रंटल पार्ट जो है वो स्वीट के लिए। और बीच में नो टेस्ट, कोई वहां टेस्ट वर्ड नहीं पाया जाता। हाँ वही कड़वाहट, तीखापन, बिटरनेस। हाँ क्या बोल रहे हैं? स्वीट में ही अग्रभाग है जीभ का, फ्रंटल पार्ट, ठीक है, अग्रभाग है। और खट्टा या नमकीन जीभ के मध्य भाग से, मिडिल पार्ट से। और पश्च भाग या पोस्टेरियर पार्ट से, पश्च या पोस्टेरियर भाग से बिटरनेस, कड़वा या तीखा। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। जीभ बनाना था, आप ट्रेंगिले बना दिए हैं। लिखिएगा, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ, माउथ, प्रेजेंट इन माउथ, कॉमा विच सेक्रेट सलाइवा, which secrete saliva, which secrete saliva with pH 6.8, which secrete saliva with pH 6.8। ठीक है, हिंदी वाले लोग लिखिएगा, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो लार स्रावित करती हैं, जो लार स्रावित करती हैं, जिसका pH 6.8 होता है, जिसका pH 6.8, जिसका pH 6.8 होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सेलाइवा कॉन्टेन, सेलाइवा कॉन्टेन सैलिवरी एमाइलेज और सेलाइवा कॉन्टेन सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज और
OR, और टाइलिन, PTYLIN, PTYLIN, टाइलिन, विच एक्ट्स ऑन स्टार्च, विच एक्ट्स ऑन स्टार्च, लार में, हिंदी वाले लोग लिखिएगा, लार में एमाइलेज, लार में एमाइलेज, एमाइलेज या टायलिन इंजाइम, टायलिन, टायलिन इंजाइम होता है, होता है जो जो स्टार्च का पाचन करता है, जो स्टार्च का पाचन, जो स्टार्च का पाचन करता है। हो गया, लिख लिए, समझ में आया? जो हम लोगों का सेलाइवा है ना, तो सेलाइवा में कौन सा एंजाइम है? तो पुराना किताब में लिखता है सेलिवरी एमाइलेज। क्या लिखता है? सेलिवरी एमाइलेज। ये कहां पर है? लार में। और अब जो किताब आ रहा है सब उसमें क्या लिख रहा है? टाइलिन। दोनों एक ही है और दोनों का काम क्या है? किसका पाचन करना? स्टार्च का पाचन करना। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में भोजन का पाचन का शुरुआत कहां से होता है, तो क्या कहोगे? मुख से। क्यों हो रहा है? देख रहे हो ना कि माउथे में क्या पच गया? स्टार्च पच गया। स्टार्च क्या है? प्लांट का रिजर्व्ड फूड। कल पढ़े थे ना हम लोग, प्लांट का रिजर्व्ड फूड जो होता है वह क्या होता है? स्टार्च होता है। और हम लोग का रिजर्व फूड ग्लाइकोजेन। ठीक है, तो प्लांट का जो रिजर्व फूड है, जैसे गेहूं खाएं, चावल खाएं, मक्का, कुछ भी खाओ, प्लांट प्रोडक्ट, सब में क्या है? स्टार्च है। वो लार में जैसे ही मिलेगा वहीं पर उसका डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लार में कौन सा एंजाइम? सेलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। लार का पीएच कितना हो गया? 6.8। वेरी करते रहता है, 6.8 6.5 इसी के बीच में लार का पीएच होगा। समझ गए? अगला पॉइंट लिखिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निम्न हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निम्न हैं। 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड आर, 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड आर, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निम्न हैं, निम्न हैं। पहला, पहला लिखिएगा पैरोटिड, ब्रैकेट में लिख लेना, लॉन्गेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, लॉन्गेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, डैश दे करके लिखना। कहां पर होगा? गाल में, इनसाइड दी चीक्स, गाल में, इनसाइड दी चीक्स। दूसरा लिखिएगा, सब, हिंदी वाले लोग भी यही लिखिए, इंग्लिश में ही लिखिए। इसी को हिंदी में लिखना हो तो सब लिंगुअल लिख सकते हो, सब लिंगुअल, डैश दे करके लिखना। जीभ के नीचे, बिलो द टंग, जीभ के नीचे, बिलो द टंग। और तीसरा लिखिएगा सब मैंडीबुलर, सब मैंडीबुलर, डैश दे करके लिख लेना, ऊपरी जबड़े के नीचे, बिलो द अपर जॉ, बिलो द अपर जॉ। ठीक है, तो हम लोगों में ये 3 जोड़ी क्या होता है? लार ग्रंथि। तीनों मिल करके एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक दिन कितना लार बनाता है? 1.5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में एक दिन में कितना लार बनता है? 1.5 लीटर बनता है। यही तीनों बनाता है। इसमें सबसे लंबा लार ग्रंथि कौन सा है? पैरोटिड। पैरोटिड कहाँ से गया शुरू हुआ है? तो जीभ के नीचे से, एकदम यहाँ से एग्जैक्टली शुरू होता है और गाल के भीतर भीतर गया है कहाँ? कनपट्टी तक, कान के नीचे तक गया हुआ है, दोनों साइड में है। ठीक है, दोनों साइड 3 जोड़ा है, मतलब टोटल 6 हो जाएगा। पैरोटिड दोनों साइड है। सब लिंगुअल का है। लिंगुआ माने क्या होता है? जीभ होता है ना, लिंगुआ माने जीभ होता है। तो सब लिंगुअल कहाँ होगा? जीभ के नीचे। और सब मैंडिबुलर कहाँ होगा? ऊपरी जबड़े के नीचे। एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, गलसुआ कहते हैं या मम्स कहते हैं, सुने हो? मम्स, हिंदी में इसको कहते हैं गलसुआ। पहला प्रश्न ये बताओ कि ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है या प्रोटोजोआ से होता है? किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस का नाम बताओ। क्या वायरस का नाम है? पारामिक्सो वायरस। क्या नाम है? पारामिक्सो वायरस। इससे कौन सा बीमारी होता है? मम्स या गलसुआ। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मम्स डिजीज में कौन सी लार ग्रंथि प्रभावित होती है? बताओ, मम्स जो डिजीज है, गलसुआ,
उसमें कौन सी लार ग्रंथि प्रभावित होगी? हाँ, पैरोटिड। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? पैरोटिड प्रभावित होती है। देखिए कई लोग पट्टी यहाँ चिपका के रखता है ना, उसका मम्स हो जाता है उसको। तो फैलता है किस चीज से? तो संक्रमित लार से, इन्फेक्टेड सेलाइवा से ये बीमारी फैलती है। माने जिसको मम्स हुआ है उसके साथ बैठ करके अगर भोजन कर रहे हैं तो सेलाइवा कांटेक्ट में आएगा ही। जूठा पानी पी रहे हैं तो सेलाइवा कांटेक्ट में आएगा और हो जाएगा। इसीलिए जूठा खाने से क्या बढ़ता है? हम सोच रहे थे को तुमको बोलेगा, कौन नहीं बोला। क्या बढ़ता है जी? बीमारी बढ़ता है, प्यार नहीं बढ़ता है। जूठा खाने से क्या बढ़ता है? बीमारी। कौन सा बीमारी बढ़ता है? मम्स बढ़ता है। इसलिए बोतल उतल पानी का शेयर और नहीं करना चाहिए, समझ गए? दे दिए किसी को पीने के लिए, पीते पीते लोल सटा दिया अपना, पी रहा है, उसके ढक्कन में सट गया उसका लिप्स। अब उसको मान लो गल्स हुआ है, बहुत खतरनाक बीमारी है, उसमें मुंह से कुछ घोटेबे नहीं करेगा, भीतर निगलने में दिक्कत होगी। ठीक है, एकदम ही फूल जाता है, पुआ जैसा नहीं फूला रहेगा इतना 2-3 दिन तक। इसमें पट्टी चिपका चिपका इसको क्या करना पड़ता है? अंदर करवाना पड़ता है, समझ गया? तो ये 3 जोड़ी क्या है हम लोगों के पास? सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। गलसुआ नाम में है ना, पारामिक्सो, PARAMYXO। कई जगह खाली मिक्सो वायरस भी लिख देता है, पारा नहीं लिखेगा, खाली लिख देता है मिक्सो वायरस, तो समझ जाइएगा वही है गलसुआ। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह अमाशय में खुलता है, यह अमाशय में खुलता है। इट ओपन्स इन स्टमक, यह अमाशय में खुलता है। इट ओपन्स इन स्टमक। अगला पॉइंट लिखिएगा, भोजन नली और श्वास नली, भोजन नली और श्वास नली एक ढक्कन द्वारा बंद होता है। भोजन नली और श्वास नली एक ढक्कन द्वारा बंद होता है, जिसे जिसे एपीग्लॉटिस, जिसे एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस को हिंदी में कहते हैं घंटी ढक्कन, घंटी ढक्कन अंग्रेजी में कहते हैं एपीग्लॉटिस। एक ही ढक्कन से बंद होता है जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा, फूड पाइप एंड विंड पाइप बोथ आर इनक्लोज्ड बाई, फूड पाइप एंड विंड पाइप बोथ आर इनक्लोज्ड बाई, इनक्लोज्ड बाई अ सिंगल कैप, अ सिंगल कैप called epiglottis, called epiglottis, which prevent food, which prevent food to enter in windpipe, which prevent food to enter in windpipe। हिंदी वाले लोग उसी में कॉमा दे करके लिखिएगा, जो भोजन को, जो भोजन को, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, जो भोजन को श्वास नली, श्वास नली में जाने से रोकता है। समझ में आया? अगला पॉइंट लिखिएगा, एपीग्लॉटिस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लेंगाटा, एपीग्लॉटिस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लेंगाटा। एपीग्लॉटिस का नियंत्रण, एपीग्लॉटिस का नियंत्रण, नियंत्रण मेडुला, मेडुला ऑब्लेंगाटा, एपीग्लॉटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लेंगाटा द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा द्वारा होता है। हो गया? अब जैसे नॉर्मली देखो, ये हो गया हम लोग का माउथ वाला हिस्सा। माउथ वाला हिस्सा किस में खुलेगा? ओसोफेगस में खुलेगा ना। ओसोफेगस किस में खुल जाता है? स्टमक में। स्टमक किस में खुलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही होता है। अब इसके बगल में नाक से एक और ट्यूब निकला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विंड पाइप कहेंगे ना। अब विंड पाइप नीचे किस में खुलेगा? फेफड़ा में।
उसके बारे में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो नीचे आने के बाद जो फूड पाइप और विंड पाइप होता है, वो यहाँ पर एक इस तरीके का कैप होता है, समझ में आया? ये जो कैप है, इसी कैप को कहते हैं एपीग्लॉटिस। ये जो कैप है, इसी कैप को कहेंगे एपीग्लॉटिस। अब ये जो एपीग्लॉटिस है, ये वाला जो दिख रहा है, इसको कहेंगे एपीग्लॉटिस। अब जब आप ब्रीदिंग करोगे, सांस लोगे, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, एयर आएगा बेसिकली, तो एयर को कहाँ जाने देगा? फेफड़ा में। और जब आप भोजन करोगे तो यही भोजन को भी कहाँ जाने देगा? अमाशय में। दोनों एक ही कैप से बंद है। इसको मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला वही है जिसको हम लोग कहते हैं साइट ऑफ वोमिटिंग, साइट ऑफ इनटेकिंग फूड। उल्टी और निगरण का केंद्र कौन है? मेडुला। उल्टी का, वोमिटिंग आ रहा है तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। भोजन निकल रहा है तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? बोल ही नहीं रहा पीछे वाला सब। 12 से मैक्सिमम, 12 नहीं लो, अब 15 से ले लो 17 बार स्वस्थ व्यक्ति में ये होता है। हम सोचते थे वो कहेगा 72 बार, अब धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। बोला नहीं, सब बुदबुदा के छोड़ दिया। 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? 15 से 17 बार। इसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लेंगेटा करता है। ठीक है। और मेडुला पर अगर चोट लग जाता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन व्यक्ति का क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ऐसे मान लो छोटा बच्चा रहता है, उसको लोग हवा में फेंक फेंक के खिलाता है, देखे हैं? 1-2 साल का जो बचवा सब रहता है, तो उसको लोग क्या करते हैं? गोदी में लेके हवा में फेंक देता है, फिर कैच कर लेता है। बच्चा खूब खुश रहता है कि हवा में खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो सब सोचता है। ठीक है। कई बार फेंकता है, कैच किया, फेंका, कैच किया, फेंका, कैचे नहीं हुआ। तो कैसे नहीं हुआ तो कहाँ आ गया? नीचे। नहीं होता है, फेंका कैच नहीं हुआ तो कहाँ गिर जाता है? नीचे। और नीचे गिरा तो उसका स्टिमुलेशन कहाँ पहुंच जाता है? मेडुला पर। अब मेडुला पर चोट लग गया तो उसका लंबा कई देर के लिए देखिएगा सांस टान लेता है, सांसें नहीं ले पाता है। तो मेडुला क्या करता है? 1 मिनट में कितना सांस लेना है यही डिसाइड करता है। समझ गए? तो ये एपिग्लॉटिस किसके द्वारा कंट्रोल होगा? मेडुला के द्वारा। इसलिए खाते समय आप जितना देर पानी पीजिएगा, देखिएगा उतना देर सांस नहीं ले पाते हो। कहोगे कि नाम बिहारी हैं, दोनों करेंगे, पानियों पियेंगे, सांसों लेंगे तो सरक जाएगा, नाक से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसीलिए खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए। बोलोगे तो हवा जाएगा ही भीतर। तो खाते समय बात इसीलिए नहीं करना चाहिए। मान लो गोलगप्पा मुंह में लेके फोड़ने वाले हो, तले कुछ बोलने का प्रयास किए, बोलने का प्रयास किया, तो क्या होगा? जीरा और मसाला वाला पानी कहाँ से बाहर आएगा? और दिन भर लहरते रहेगा विंड पाइप। ठीक है। तो खतरनाक हो जाता है। खाते समय बात करना है। खाते समय अगर हवा अंदर गया तो सरकेगा। और हम लोग क्या कहते हैं? नानी याद कर रही है, मौसी याद कर रही है। इपिग्लॉटिस यही है। ठीक है। तो इसोफेगस में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को। एक बार इससे आप लोग प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू हो ना, वो बना लीजिएगा पूरा। कितना भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितना इससे एमसीक्यू पूछा है उसको खोज खोज करके बना लीजिएगा। घटना चक्र में मिल जाएगा, नहीं तो जो किताब हम बताए थे आईएएस पीसीएस प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, उसमें भी मिल जाएगा। जितना है बना करके आइएगा पूरा। ठीक है। क्लास किस लिए? नया सीखने के लिए कुछ नहीं है, खाली रिवीजन के लिए। अगर इस बार 70वीं में रिजल्ट चाहिए तो इसलिए पूरा पहले से बना करके आइएगा। ठीक है। पूरा पाचन तंत्र का पूरा ही बना लेना। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा क्वेश्चन बना के आना है एमसीक्यू। ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 4 चैप्टर है: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 चैप्टर है। ये चारों चैप्टर बना करके आइएगा। ठीक है।